नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राणा भरूच गुजरात से आप सभी का प्रॉफिट फ्रॉम ईट फैमिली में आज के हमारे टीमली सर्विस लिमिटेड कंपनी के 9 मंथ के रिजल्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे ये प्रेजेंटेशन करने से पहले मैं आपके सामने मेरी जो जर्नी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के साथ हुई है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से जनवरी 2021 में जुड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मिस्टर पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट के फाउंडर एवं हमारे मेंटर हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये जो कोर्स किया था उसमें 4 महीने के दौरान हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को सिखाया जाता है। और यहाँ पे कोर्स खत्म होने के बाद हम सभी स्टूडेंट्स साथ में मिलकर अलग अलग कंपनियों के रिजल्ट पे रिसर्च करते हैं और हम उस पर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। और इसी तरह आज मैं यह कह सकता हूं कि मैं अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर की ओर से कोई भी कंपनी पे रिसर्च कर सकता हूं। और यह मैं आज आपके सामने मेरी फोर्थ कंपनी का प्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहा हूं। टीमलीज सर्विस लिमिटेड कंपनी जो कि स्पेशल कंज्यूमर सर्विस सेक्टर को बिलोंग्स करती है। तो ये स्पेशल कंज्यूमर सर्विस सेक्टर क्या है दोस्तों? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विस सेक्टर है। तो इसमें जैसे कोई एजुकेशन रिलेटेड हो, होम सिक्योरिटीज हो, लीगल एडवाइस, इंटीरियर डिजाइन, कंज्यूमर ऑप्शन जैसे सेक्टर को इसमें शामिल किया जाता है। टीमलीज कंपनी, उनके जो चेयरमैन है मनीष सबरवाल जी और उनके फाउंडर अशोक रेड्डी साहब है। टीमलीज जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स के एरिया में काम करती है और कंपनी ने पिछले 18 साल में 18 लाख लोगों को हायर किया हुआ है। और उनकी नेट प्रोफाइल में एवरेज 2 लाख जॉब की प्रोफाइल ओपन रहती है। कंपनी के कुछ पर्टिकुलर हेड काउंट की मैं बात करूं तो ये 9 मंथ फाइनेंस में ईयर 2022 में कंपनी का हेड काउंट करीब 2,73,000 का हेड काउंट है, जो कि पिछले साल के मुकाबले उसमें ईयर ऑन ईयर 29% का ग्रोथ हुआ। दोस्तों, कंपनी के कुछ ये सब्सिडीज को उन्होंने एक्विजिशन इस प्रकार किया था जो कि आपके ये सामने है। दोस्तों, आइए अब हम ये सेक्टर की बात करते हैं। तो ये जो स्पेशल कंज्यूमर सर्विस सेक्टर है जिसका टोटल मार्केट कैप है करीब 26,180 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। और जो सेक्टर का सेल्स है वो करीब 25,122 करोड़ का सेल्स है। और इस सेक्टर से जो हमें प्रॉफिट होता है वो सेक्टर का प्रॉफिट करीब 550 करोड़ का प्रॉफिट है। दोस्तों, अब हम सेक्टर के जो मार्केट है कैप है उसको शेयरिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो इस सेक्टर में दोस्तों मात्र 6 कंपनियां लिस्टेड है और उसमें से जो प्रमुख कंपनियां है वो 3 है। जैसे कि क्रैश कॉर्प कंपनी जिसका मार्केट कैप 10,600 करोड़ का है, जो कि 41% का शेयर है। SIS जिसका मार्केट शेयर 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें 29% का हिस्सा है। और टीम लीज जिसका मार्केट कैप 7,200 करोड़ का है और जिसका शेयर करीब 28% का है। दोस्तों, सेल्स की बात करें तो ये जो कंपनियां हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल्स क्रैश कॉर्प कंपनी का है, जो कि करीब 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और शेयर उसका करीब 43% का है। SIS का शेयर भी आप देखो सेल्स तो भी उनका करीब 9,100 करोड़ का सेल्स है और मार्केट शेयर उनका 36% का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीमलीज कंपनी का सेल्स मात्र 4,800 यानी कि 4,900 करोड़ का सेल्स है, जो कि करीब 19% का है। दोस्तों, अब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो इस सेक्टर से जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो अपने घर ले जा रही है वो है SIS कंपनी। यहाँ पे वो 367 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, जो कि आधे से ज्यादा है, करीब 66% है। और टीमलीज है जो कि मात्र 14% का प्रॉफिट अपने घर ले जाती है। दोस्तों, कोई भी कंपनी की अगर हम लोग उसका रिसर्च करते हैं तो हम उस कंपनी के ग्रोथ पैरामीटर्स, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स और उसके बाद उसके कुछ वैल्यूएशंस को चेक करते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, पहले उसका ग्रोथ एनालिसिस को चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीमलेस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो इस प्रकार का है। 2015 में कंपनी का सेल्स 2,200 करोड़ का था, जो 2021 में कंपनी का सेल्स करीब 4,900 करोड़ का हो चुका है। और 2020 में ही कंपनी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स किया हुआ है। यानी कि आप पिछले 5 साल में कंपनी 14% से कगार से बढ़ी है और अभी तक पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने सेल्स को दुगना कर लिया। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ का था
वो 2021 में 78 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी करीब 15% से कगार से बढ़ा है। और पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट भी दुगना हो चुका है। दोस्तों, कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, जो रिटर्न अर्निंग प्रॉफिट जो है, वो उसने कैसे बढ़ा है ये भी आप देख सकते हैं। 2015 में कंपनी के पास करीब 150 करोड़ का रिजर्व था, वो 2021 आते आते कंटिन्यूस बढ़ते हुए करीब 650 करोड़ का कंपनी का रिजर्व हो चुका है, जो कि 28% से कगार से बढ़ा है। और वो भी 4 टाइम्स उसका रिजर्व बढ़ चुका है। दोस्तों, आइए अब हम क्वालिटी एनालिसिस की चेक करते हैं। तो पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम ये प्रमुख 3 कंपनियों का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो टिमलीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2% है, एसआईएस का 4% है, और क्वेस्को का मात्र 1% है। आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब अपने टैप को कितना गुना कमाती है वो दर्शाता है। तो टिमलीज का आईसीआर 9 का है, एसआईएस का 3 का है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी अपने इक्विटी के मुकाबले कितना कमाती है, इसे आरओई कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीमलीज का आरओई 12% है, और एसआईएस का आरओटी 20% है, यानी कि अच्छा आरओई हम लोग बोल सकते हैं। एसआईएस कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका जो है वो मार्केट एक निश मार्केट है, यानी कि छोटा मार्केट है, और एक स्पेशलाइज मार्केट, जैसे कि वो मात्र सिक्योरिटी के बिजनेस से ही रिलेटेड है, और जो इसके साथ जो रिलेटेड है बिजनेस है मात्र कैश लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटीज में ही है, इसीलिए उसका मार्केट का निश मार्केट कहता है। दोस्तों, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यहाँ पे देखें तो एसआईएस और टिमलिस दोनों का ही रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अच्छा है, यानी कि पुराने इन्वेस्टरों ने जो पैसा लगाया है उसके वो कितना गुना हर साल कमा रहे हैं वो दर्शाता है। वो तो जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी टिमलिस का मात्र 3% है, वो भी इसलिए क्योंकि उस पे कुछ लीज लाइबिलिटीज है कंपनी पे, उसी की वजह से उसको ही हम लोगों ने कंसिडर किया, इसीलिए वो 3% का डेब्ट टू इक्विटी आ रहा है। दोस्तों, हमने कंपनी के क्वालिटी पैरामीटर को भी चेक कर लिया, लेकिन आइए अब हम देखते हैं कि अभी कंपनी में करंट में क्या चल रहा है। तो हम लोग अगर उसके करंट ट्रेंड को देखें, तो उसका जो करंट में जो सेल्स ग्रोथ हुआ था, तो ये डाटा कुछ इस प्रकार के हैं कि कंपनी का जो पिछले साल 21 का जो एनुअल सेल्स था वो 6% से डिग्रोथ हुआ था, लेकिन Q1 में कंपनी ने वापस 21% से उसका सेल्स ग्रोथ हुआ। H1 और 9 मंथ में भी कंपनी ने 20 और 32% से सेल्स ग्रोथ किया है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी में डिमांड जबरदस्त है, और इसी की वजह से हम लोगों ने 2022 के लिए हम लोगों ने उसका सेल्स का एक्सपेक्टेशन 35% रखा है। दोस्तों, अब हम करंट में जो प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं, तो उनके प्रॉफिट जो एनुअल में पिछले साल 122% से बढ़े थे, क्योंकि कि उसके अगले साल कोरोना की वजह से जो लॉस हुआ, मतलब बंद था धंधा, उसी वजह से वो लो बेस की वजह से आपको ज्यादा दिख रहा है। तो Q1 में आप देखेंगे तो वापस उसके प्रॉफिट ग्रोथ 58% से बढ़ना चालू हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H1 में कंपनी ने वापस प्रॉफिट का डिग्रोथ हुआ, जो कि -160% है, जो कि ह्यूज है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि कंपनी को Q2 में एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था। उनको कंपनी के जो पीएफ ट्रस्ट से कंपनी ने जो कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, उसमें से कंपनी को 75 करोड़ का लॉस मतलब फाइंड अप करना पड़ा, और उसी वजह से कंपनी को H1 में एक एक्सेप्शनल लॉस बुक करना पड़ा, और उसी की इफेक्ट की वजह से ही 9 मंथ में भी कंपनी के प्रॉफिट में -86% से डिग्रोथ हुआ है। और यही लॉस की वजह से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरे साल ये लॉस की इफेक्ट की वजह से साल भर पूरे साल में कंपनी का डिग्रोथ -55% से रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग मार्जिन की बात करें, तो कंपनी का ऑन एंड एवरेज मार्जिन 2% का है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस की वजह से जो मार्जिन H1 में कंपनी ने लॉस किया था, तो वो -0.8% था। लेकिन यहाँ पे सीधा देख सकते हैं Q3 में जबरदस्त धंधा बढ़ा, और प्रॉफिट भी मतलब बढ़ना चालू हो गया, तो प्रॉफिट में भी पॉजिटिव हो गया, और उसी की वजह से 9 मंथ में कंपनी का मार्जिन पॉजिटिव में आ गया। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 में कंपनी का पूरे साल का मार्जिन 0.5% तो रहना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि
कंपनी के मेजर कॉस्ट क्या है, यानी कि उसका खर्चे क्या है। तो यहाँ पे उनके जो प्रमुख कुछ खर्चे हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेजर कॉस्ट है उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा रहती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट जैसे कि आप देख सकते हो कि 9 मंथ की एम्प्लॉय कॉस्ट जो ईयर ऑन ईयर देखी तो करीब इस साल की 9 मंथ की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 4,400 करोड़ की है, जो कि अपने जो टोटल कॉस्ट जो है उसका 97% का उसका शेयर है। और उसमें जो ग्रोथ उसका भी जो ग्रोथ इस बार हुआ है 9 मंथ में वो 31% के उससे खर्चे बढ़े हुए हैं। अब दोस्तों खर्चे देख लिए, अब हम लोग उसके रेवेन्यूज के सेगमेंटल को भी देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में पे कैसे रेवेन्यूज आती है। तो यहाँ पे उनके प्रमुख वैसे तो दो ही रेवेन्यू सेगमेंट है, जैसे कि जनरल एंड अलाइड स्टाफिंग और एक दूसरा है स्पेशलाइज स्टाफिंग से उनको जो रेवेन्यू आती है। तो यहाँ पे उनका जो 90% रेवेन्यू उनको जनरल स्टाफिंग से आती है, जो कि करीब 4,200 करोड़ की है। और उसमें भी खर्चे के हिसाब से ही उसमें भी ग्रोथ हुआ है, देखिए वो 31% का है। दोस्तों हमने उसके कंपनी के करंट को भी चेक कर लिया, अब हम ये कंपनी में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में चलिए हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने कुछ फीचर इस तरह से प्रेडिक्ट किया है कि कंपनी का जो सेल्स है, जो कि 2022 में कंपनी 6,509 करोड़ का वो सेल्स करेगी, और 2023 में कंपनी वापस जबरदस्त डिमांड की वजह से 8,100 करोड़ का सेल्स करती होगी। 2025 में कंपनी करीब 12,000 करोड़ का सेल्स करती होगी, और 2030 आते आते कंपनी करीब 34,000 करोड़ का सेल्स करती होगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट जो कि कंपनी ने लाइफ टाइम प्रॉफिट कंपनी का कब हुआ था दोस्तों, 2019 में वो कंपनी ने 98 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अगर 2022 में करंट साल में अगर कंपनी का जो एक्सेप्शनल लॉस नहीं होता तो इस साल भी कंपनी अपना लाइफ टाइम प्रॉफिट हासिल कर लेती, लेकिन उसको कंपनी को इस बार एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। तो अब हम लोग 2023 की बात करें तो कंपनी 2023 में 146 करोड़ का प्रॉफिट हासिल कर लेगी, और 2025 में करीब कंपनी 220 करोड़ का प्रॉफिट करती होगी, और 2030 आते आते तक कंपनी करीब 620 करोड़ का प्रॉफिट करती होगी। दोस्तों प्रॉफिट की तरह ही अगर ईपीएस का एक्सपेक्टेशन भी करें तो 2019 का मतलब कंपनी का लाइफ टाइम ईपीएस 57 रुपीज था, और 2023 आते आते तक वापस कंपनी का ईपीएस बढ़ के 84 रुपीज हो जाएगा। 2025 का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईपीएस करीब 125 रुपया रहना चाहिए, और 2030 आते आते तक कंपनी का ईपीएस 356 रुपीज का हो जाएगा। दोस्तों अब इस पे प्राइस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2022 की प्राइस है तो वो एक रियल फेयर वैल्यू नहीं है, क्योंकि कि यह एक्सेप्ट लॉस की वजह से आई हुई है, जिसे हमें काउंट नहीं करना चाहिए। अब हमें 2023 की बात करना चाहिए, क्योंकि अगले 2 महीने में 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो 2023 की कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो करीब 4,200 रुपए की है, और हमें अभी कंपनी इतने ही रुपए पे मिल रही है, तो हमें यहाँ से भी एसआईपी कर सकते हैं। 2025 में कंपनी की फेयर वैल्यू करीब 5,700 रुपीज की हो जाए होगी, और 2030 में कंपनी की फेयर वैल्यू करीब 14,000 रुपए की रहेगी। दोस्तों अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे ईयर इन्वेस्टर कौन कौन है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, प्रमोटर्स के पास 32% का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एफपीआई के पास प्रमोटर से भी ज्यादा 38% का हिस्सा वो लोग लेके बैठ सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी करीब 11% है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटेलर्स के पास मात्र 7% का हिस्सा है। दोस्तों हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल्स को तो देख लिया, अब हम उसके टेक्निकल एनालिसिस को चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हमें कंपनी को बाइंग करना हो तो कहाँ पे बाइंग करना चाहिए और उसके क्या टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें तो कंपनी जो कि अभी उसका भाव 4,200 रुपए का है, और मैंने आपको अभी ही बताया कि 2023 की फेयर वैल्यू भी कंपनी की 4,200 रुपए की आ रही है। तो हमें यहाँ से भी कुछ एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हमें कुछ बड़ी मात्रा में कुछ एक्यूमुलेट करना है तो जब भी कंपनी 3,500 रुपए की अगर मिलती है तो हमें वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और कंपनी के जो शॉर्ट टर्म टारगेट
जो कि करीब 5,000 रुपए के हैं, वो तो कंपनी ने 3 महीने पहले ही अचीव कर ली है और उसी की वजह से वहां पे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मतलब सेलिंग भी आया हुआ है। अब दोस्तों कंपनी का जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि हमें अगले 4 साल में या 5 साल में मिलेगा, वो करीब उसका लॉन्ग टर्म टारगेट 9,500 रुपए का। दोस्तों हमें हमारे अगर पोर्टफोलियो में ये शेयर को रखना है तो हमें उसको कितना एलोकेशन देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे करीब 3% एलोकेशन को रिकमेंडेड कर सकूंगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि 3% होना चाहिए? क्योंकि कि दोस्तों ये कंपनी में बहुत बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है। इसके कुछ प्रमुख रीजन है जो इस प्रकार के हैं। जैसे कंपनी का पहला तो वो इमर्जिंग सेक्टर है। इमर्जिंग सेक्टर यानी कि कंपनी जो पब्लिक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ जुड़ी हुई है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि कम जो कि कुछ हमारे प्रमुख जो लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारी ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, डिमोनेटाइजेशन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना और अलग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की योजना, उसके चलते जो लेबर रिफॉर्म्स है उसकी वजह से हमें ये लगता है कि आने वाले समय में हमारे एम्प्लॉयमेंट में जबरदस्त वृद्धि होगी। और यहाँ पे मैं एक खास बात बताऊं कि दोस्तों हमारी कंट्री जो कि एक यंगेस्ट मेजर कंट्री है, इसमें आने वाले 10 साल में हमें 10 करोड़ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसकी वजह से इस कंपनी में जबरदस्त पोटेंशियल है और यहाँ पे कंपनी का सेल्स भी अच्छा बढ़ रहा है और कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। तो हमें इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। दोस्तों मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो मात्र लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के पर्पज से ही है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी तरह से रिसर्च करके या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके उसमें इन्वेस्ट करिएगा। दोस्तों मैं ये प्रेजेंटेशन के लिए हमारे मेंटर श्री पीयूष पटेल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और इस प्रेजेंट के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।